हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th है फिजिक्स के थर्ड चैप्टर जो कि है हमारा वैद्युत धारा, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो कि परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज इसी टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं कि अनुगमन वेग कहते किसे हैं और अनुगमन वेग का धारा और धारा घनत्व के साथ क्या संबंध होता है। तो जो सूत्र होता है उसका हम डेरिवेशन करेंगे। ये सूत्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ से कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये टॉपिक जो होगा वह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सभी बच्चों के लिए। तो इसलिए बहुत अच्छे से आज इस टॉपिक को पढ़ना है ताकि हमारे जो भी डाउट्स होते हैं सभी क्लियर हो जाएं और एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे उसको हम आसानी से समझ पाएंगे और जब क्वेश्चन समझ हम आसानी से पाएंगे तो जाहिर सी बात है कर भी पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कहते किसे हैं। हम जानते हैं कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये वैद्युत धारा काहे प्रवाहित होती है, ये वैद्युत धारा काहे प्रवाहित होती है। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में ही हम पढ़े हैं कि किसी चालक में धारा इस कारण से प्रवाहित होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक ही दिशा में ट्रेवल करते हैं, गति करते हैं, तो वहाँ पर धारा उत्पन्न होती है। कहते हैं धारा तभी उत्पन्न होती है जब आवेश मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो चालकों की बात हुई थी, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होते हैं, एक ही दिशा में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, इसकी पूरी बात जस्ट अगले ही टॉपिक में हमने बात करी थी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते कहाँ हैं। जब किसी चालक का परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन उसमें विक्षोभ के कारण उसमें ऊर्जा को लेकर बाहर चले जाते हैं तो उसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो वो धनायन के रूप में हो जाता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके धनायनों के बीच में जो अंतराकाशी क्षेत्र रहता है उसी में रहते हैं। तो जैसे हमने एक चालक को यहाँ पर बनाया है तो ये चालक के सभी धनायन है, इसका मतलब कि इन सभी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया है, ये सभी धनायन बन गए हैं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया है, सभी धनायन बन गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के बाहरी कोश से निकले थे जिसके कारण ये धनायन बना है। अब जैसे ही इस चालक को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं, यहाँ पर हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये सपोज कर लेते हैं माना ये 20 वोल्ट की बैटरी है। तो जैसे ही हम जोड़ते हैं तो ये वाला धन टर्मिनल हो जाता है, ये ऋण टर्मिनल हो जाता है। तो हमने ये देखा कि इसके आकर्षण के कारण सभी इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगते हैं। अब इस बात को ऐसे ही हम समझें कि जैसे कहीं पर मेला लगा है और इधर से मेले में होते हुए कई लोग रन कर रहे हैं, तो संभावना यही होता है कि मेला में जब दौड़े लगी हैं तो एक दूसरे से टकरात की आगे जाई हैं, वो स्पीड उनको नहीं मिल पाएगी जो खाली रोड पर उनको मिल जाती है। तो ठीक यहाँ पर भी होता है कि जब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं इधर से इधर तो इसमें उपस्थित धनायनों से टक्कर करते हैं। धनायनों से टक्कर होने के कारण उनका जो वेग रहता है वो बहुत तेजी से बढ़ नहीं पाता है, वो एक लगभग कहें तो नियत वेग से ही आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से जोड़ने के बाद धनायनों से उसमें उपस्थित धनायनों से टक्कर खाते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जिस वेग से गति करते हैं उसी को हम बोलते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से एक धनायन से टकराने के बाद फिर ड्रिफ्ट करते हुए दूसरे धनायन से टकराते हैं, फिर वहाँ पर टक्कर होगा तो उससे ड्रिफ्ट करेंगे। तो ये लगातार टक्कर करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो कहने का मतलब निकल गया कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है
जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित धन आयनों से टक्कर खाते हुए निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जिस नियत वेग से गति करते हैं उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ पर किसी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एकदम आसान टॉपिक है। फिर से समझना कि जब हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो सभी होते हैं, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित धनायनों से टक्कर खाते हुए निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जिस नियत वेग से गति करते हैं उसी वेग को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को हम लोग Vd से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में, कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित धनायनों से टक्कर करते हुए निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जिस नियत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं और अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये अनुगमन वेग की डेफिनेशन लिखेंगे। जब आपको कभी एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, साथ में ये जो इसका फिगर होता है, फोटो होता है, वो भी ड्रा करना पड़ेगा, नहीं तो फोटो ना बनाऊंगा तो एग्जामिनर बिना फोटो का नंबर ना दे भैया। ठीक है ना, तो फोटो बनाओ, बहुत ज़रूरी हुआ। ठीक है, अब ये तो हमारा हमने बता दिया अनुगमन वेग क्या है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है, किस प्रकार से हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, जो बाद में न्यूमेरिकल हल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना L लंबाई है, L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक को B वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। बैटरी से संयोजित B वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। संयोजित करना मीन्स होता है जोड़ना। माना L लंबाई का एक और A अनुप्रस्थ काट का एक क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का चालक है, जिसको हम B वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर संयोजित कर दिए हैं, जिसके कारण परिपथ में या कह सकते हैं चालक में प्रवाहित धारा आई है। ये हमने ऐसा मान लिया कि उसमें प्रवाहित धारा आई है। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही आसान से सूत्र से। कह सकते हैं कि जब हम पढ़ना शुरू किए थे तो साइंस का सबसे पहला सूत्र यही हमारा रहा होगा। अब आप लोग बताएंगे कमेंट में कि साइंस में कौन सा सूत्र आपका सबसे पहला सूत्र था जो आपने साइंस में पढ़ा था। तो हमने तो यही पढ़ा था सबसे पहले। आप अपना बताना कि आपने क्या पहले पढ़ा था। वो हमारा जो समीकरण है यह है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा था। आप लोग बताना, अगर इस सूत्र का हम यहाँ से कहें तो हमारे पास हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय।
अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चलेगा, इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक चलेगा, तो कह सकते हैं कि पूरी कितनी लंबाई चलेगा, पूरी कितनी लंबाई चलेगा, ये इतनी पूरी लंबाई, कितनी लंबाई, एल है, एल है। किस चाल से चलेगा, अब बताएं कि जिस वेग से वो गति करते हैं उस वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो जाहिर सी बात है कि वह वीडी चाल से गति करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टी समय लगा, कितना समय लगा, टी समय लगा, तो L बराबर वी डी इंटू टी आ जाएगा हमारा। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, L इक्वल टू वी डी इंटू टी हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बताया, सबसे स्टार्ट में जो हमने पढ़ा था कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा L इक्वल टू चाल वी डी है और समय मान लेते हैं टी लगा है, तो L इक्वल टू वी डी इंटू टी। यहाँ से हम जानते हैं ये चालक है, चालक को एक बेलन की तरह माना जा सकता है, चालक को एक बेलन की तरह माना जा सकता है, जिसमें जो बेलन की लंबाई होती है, हाइट होती है, वह इसकी लंबाई का काम करेगा और इसका क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर ए है। तो हम कह सकते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है, बेलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेलन के आयतन का जो हम सूत्र पढ़े हैं अभी तक, बेलन का आयतन जो होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये अभी तक हम पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर एच की जगह पर जो हमारे पास एच है, एच की जगह पर ये चालक की लंबाई एल है, तो हम एच को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एल से। साथ में ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होती है। अगर इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर हम रख दें तो बेलन की जगह पर अब हम चालक की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम अगर साइड कर दें तो यहाँ पर लिख सकते हैं चालक का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर को हम ए लिख दें और यहाँ पर चालक की लंबाई जो है एल है। तो हमारे पास आ गया कि चालक का आयतन इक्वल टू ए इंटू एल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिंपल में क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एल की वैल्यू मिली है, बस एल की वैल्यू यहाँ से उठा के एमएलआईजेड हो गए। तो जब यहाँ पर लेकर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 से एल का मान 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चालक का आयतन V इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास A, और L की वैल्यू यहाँ से है हमको प्राप्त है VD इंटू टी, ये हमें प्राप्त हो गया। अब जब यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फिर एक यहाँ पर चीज़ जानना होता है हमें, जो पढ़ना है वो संख्या घनत्व, ये इसमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या घनत्व कहते किसे हैं। संख्या घनत्व, यहाँ पर इसको 3 को रोकेंगे, यहाँ पर संख्या घनत्व को समझ लें। कहते हैं कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संख्या घनत्व कहते हैं। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संख्या घनत्व कहते हैं ना। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर दें, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संख्या घनत्व कहते हैं।
कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसी बात है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n इक्वल टू कैपिटल N अपान B। अब कहेंगे सर ये कैपिटल N कहाँ से आ गया? तो कैपिटल N क्या है? कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं कुल की संख्या है, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर जो कैपिटल N है वह कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया कि n क्या है यहाँ पर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके पूरे आयतन में है सभी की संख्या है। यहाँ से अगर हम कहें तो n बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कैपिटल N इंटू बी, स्मॉल n इंटू बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में हमने चालक के आयतन को निकाला है। बस क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3 से चालक के आयतन जो V निकला है, जो कि हमारा है AVD इंटू टी, वह ले आके इक्वेशन नंबर 4 में पटक दो। जैसे ही 4 नंबर में उसको लाकर पटकेंगे तुरंत आपको अगला वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कहेंगे इक्वेशन 3 से, समीकरण 3 से V का मान 4 में रखने पर तो जैसे यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाए कैपिटल N इक्वल टू V की वैल्यू यहाँ पर है तो स्मॉल n AVD इंटू टी। ये हमारे पास प्राप्त हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या प्राप्त करना है? हमें धारा के साथ संबंध निकालना है। यहाँ पर धारा के साथ संबंध, धारा से पहले हमें कुल आवेशों की संख्या मात्रा चाहिए। तो यहाँ से हम कुल आवेशों की मात्रा चाहिए। इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इतने हमारे पास n क्या है? कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कैपिटल N। ये आया है NAVD इंटू टी। हम एक सिंपल सा समीकरण पढ़े हैं Q इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दें तो हमें इसमें टोटल चार्ज पता हो जाएगा, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के हैं, उनका चार्ज कितना है। तो अगर हम संपूर्ण आवेश ज्ञात करना चाहते हैं तो Q इक्वल टू NE का फार्मूला लगा देंगे, जहाँ N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N हमको पता है, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसको भी हमें पता है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, कहेंगे क्वांटीकरण समीकरण से, ये क्वांटीकरण समीकरण है Q इक्वल टू NE। क्वांटीकरण समीकरण से Q इक्वल टू NE होता है। अगर यहाँ से कैपिटल N रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा Q इक्वल टू N की पूरी वैल्यू यहाँ पर है तो आ जाएगा NAVD इंटू टी, NAVD इंटू टी, और यहाँ पर पहले से ही E है, यहाँ पर हमने लिख दिया। ये हो गई संपूर्ण चार्ज, ये हो गया संपूर्ण चार्ज इक्वेशन नंबर 6। अब हम जानते हैं, इसके इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही बताए थे कि आवेशों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो कहेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। सिंपल में Q का मान यहाँ पर लाकर रख दीजिए, तुरंत आंसर को प्राप्त करेंगे। जब लाकर रखेंगे कहेंगे Q का मान रखने पर हमको प्राप्त हो जाएगा I इक्वल टू Q की पूरी वैल्यू है N, E को इसके साथ रख रहे हैं NEAVD इंटू टी, और अपान, यहाँ पर अपान में टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा I इक्वल टू NEAVD। ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया
जो कि हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है, जो कि हम कह रहे थे कि यह काफ़ी न्यूमेरिकल इसे हल करने में हेल्पफुल रहेगा। और बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में भी इसके प्रश्न आते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन बहुत बार पूछा गया है। तो ये वाला हमारा फार्मूला आ गया है I = NEVD। हमने ये पूरे टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में बताया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। एकदम बेसिक जो फार्मूले होते हैं उनका प्रयोग करके बताया गया है। तो आई होप कि आपको जो भी बातें हमने बताया, जो भी तरीका हमने बताया, वो आपको तरीका समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा जो संबंध मिला वो I = NEVD को मिला। अगर ये बात ना कह के हमको कहे कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताइए, कभी कभी एग्जामिनर जो होता है हमें ऐसे फंसा देता है थोड़ी सी बात को। तो कहे कि धारा के साथ ना पूछकर हमें कहे कि आप अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताइए, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताइए। तब क्या होगा, क्या यहीं से वो सॉल्व किया जाएगा तो क्या उसका दूसरा कोई तरीका हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए उसका कोई तरीका नहीं है, बस थोड़ा सा 2 लाइन हमको और बढ़ाना पड़ेगा, वो भी आ जाएगा। तो कभी कभी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहक जाते हैं कि अभी तो हम धारा का पढ़े थे, धारा घनत्व का पढ़े ही नहीं है। तो इस कारण से उनके आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो इस पर भी ध्यान देंगे कि अगर कभी पूछे हमें अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, तो हम जानते हैं कि धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व जो होता है, धारा घनत्व J होता है I/A। धारा घनत्व J/I/A होता है। सिंपल में इसको हम इक्वेशन नंबर 7 मानेंगे और यहाँ से I की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो J हमारे पास आ जाएगा NEAVD/A। सिंपल है कि यहाँ से ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमारे पास पता हो गया I = NEVD। ये हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हो गया जो यहाँ पर अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है। यहाँ पर लिख देंगे यह है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है। यह अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है। तो यहाँ पर इसको भी पूछ सकता है, इसको भी पूछ सकता है। 1 नंबर में आपको डायरेक्ट इसका डेफिनेशन पूछ सकता है। तो इसमें कोई भी प्रश्न आपको कई टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसकी हम चर्चा भी बाद में करने वाले हैं। अलग से वो वीडियो आने वाली है जिसमें हम पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। तो तब तक आप लोग इस पूरे टॉपिक को एकदम पूरी तरीके से तैयार करें ताकि जब न्यूमेरिकल बताने लगे तो उसमें कोई समस्या ना आए कि अभी थियरी सर कंप्लीट नहीं है, फार्मूला नहीं याद है, तो ये सब समस्या ना आए। तो इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिए। हम जल्दी ही न्यूमेरिकल बताने वाले हैं ताकि आपको जो भी समस्याएँ हैं सबका यहाँ पर निदान हो सके। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने अनुगमन वेग और अनुगमन का धारा के साथ धारा घनत्व के संबंध में बात किया। इसके अलावा अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में सेव है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए विदा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। नमस्कार।